नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व पर जरूरतमंदों को आवाज देने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुख्यात माफिया से खाली कराई गई जमीन पर बने आवास। माफिया की जमीन पर गरीबों को आवास मिले, यह एक कार्यक्रम नहीं संदेश भी है। किसी माफिया या अपराधी ने कब्जा किया तो यही हाल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया की जमीनों पर बने आवास एक कार्यक्रम नहीं संदेश भी है। पावन पर्व पर जरूरतमंदों को आवाज देने का सौभाग्य मिला। कुख्यात माफिया से खाली कराई गई जमीन पर आवास बने हैं। माफिया की जमीन पर गरीबों को मिले आवास, यह एक कार्यक्रम नहीं संदेश भी है। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खूब खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए
अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वो समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर होगा उत्सव। 1875 में रचित इस गीत ने देश को महत्वपूर्ण राह दिखाई। वंदे मातरम भारतीयों में साहस, एकता का संचार करता है। इसमें राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण की भावना निहित। वर्तमान में वंदे मातरम अधिक प्रासंगिक। प्रदेश के 18 स्थानों पर राष्ट्रगीत का होगा सामूहिक गायन। हर जिले में निकलेगी तिरंगा यात्रा व प्रभात फेरियां। जगह जगह बाइक रैलियों का भी किया जाएगा आयोजन। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में होंगी वंदे मातरम प्रदर्शनी। बीजेपी पीएम मोदी के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। बिहार में महागठबंधन हार की कगार पर है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां गंगा की पावन अनुकंपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, ऐसा हमारी पार्टी की ओर से, हम सब की ओर से प्रदेशवासियों को समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। एलजी 1000 करोड़ से बनाएगी ग्लोबल R&D सेंटर। दिग्गज कोरियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का फेज 2 होगा सेंटर। एयर कंडीशनर के लिए स्थापित होगा R&D सेंटर। 500 लोगों को रोजगार के अवसर देगी एलजी कंपनी। बता दें कि एलजी का प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण के सीईओ से मिला। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को बताई कंपनी की कार्य योजना। एलजी ने सेक्टर 80 में 27,129 वर्ग मीटर का भूखंड खरीदा है। पैनासोनिक कंपनी से खरीदा एलजी ने भूखंड। एलजी का इनोवेशन और नवीनतम तकनीकी पर होगा फोकस। पैनासोनिक कंपनी से खरीदा एलजी ने भूखंड।
नोएडा से खबर, एलजी 1000 करोड़ से बनाएगी ग्लोबल R&D सेंटर। बाराबंकी से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में घायल और उनके इलाज के दौरान हुई मौत। मयंक एग्रो फार्म के सामने अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मयंक एग्रो फार्म से मजदूरी कर घर जाते समय हुआ हादसा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए त्रिवेदीगंज CSC पहुंचाया। CSC से डॉक्टर घायल को जिला अस्पताल किया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। टोनी कटरा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। और सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कर दिया, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी है। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ सकता है। आपने देखा होगा आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी के लाइन का बात करते ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया भर का नाम सारा बात करते हैं, तो वो लोगों से तो कनेक्ट होता नहीं है। जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन होता है, वोटर लिस्ट फाइनल होता है, तो तब वोटिंग प्रोसेस होता है। जब वोटिंग होते हैं उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जितना ऑफिसर्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होते हैं, उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाते हैं। फिर बाहर से ऑफिसर ऑब्जर्वर के हिसाब से आते हैं। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। अब अगर कांग्रेस का एजेंट वहां अगर नहीं है तो बता दे कि वो एजेंट नहीं रख पाया। पोलिंग एजेंट रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहता है, और उसी हिसाब से वोटिंग होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तो आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं, उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है। मैंने 7 चुनाव लड़ा है। हम कैंडिडेट भी रहते हैं, हमारे एजेंट्स रहते हैं। कहां गड़बड़ी होते हैं? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में
जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था, सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की विफलता को राहुल गांधी के सर में फोड़ने के बजाय ईवीएम को फोड़ रहे हैं। वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। यही व्यवस्था है, हम इसमें विश्वास करते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। मोदी जी का हर काम लोगों तक पहुंच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। कल भी एक देश का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में मोदी जी का नेतृत्व को सब मानने लगा है। दुनिया कह रहा है ये चुनाव हारते हैं और खुद को बदनाम करने का जगह सिस्टम को वो बदनाम करते हैं। कोई इस तरह का वोट चोरी का कंसेप्ट है ही नहीं है। वो उसके दिमाग में किसने ठोस के घुसाया हुआ है? देवेंद्र प्रसाद। मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि वोटिंग से पहले सब पार्टी के पास वोटर लिस्ट होते हैं। देखते नहीं है क्या वो लोग? इतना तो मेहनत करो ना, वोटर लिस्ट चेक करो। हर गली में सबको मालूम है कौन कौन वोटर है। अगर नकली वोटर है तो भी उस गांव का सरपंच, वहां के जो भी
बीएलपी, वहां का जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर, सबको मालूम है। वोटर लिस्ट को अगर कहीं नाम गड़बड़ है तो उसको शुद्धिकरण के लिए भी इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था बनाया हुआ है। अब व्यवस्था में मेहनत कर करके उसमें हिस्सा तो लेते नहीं है, यहां इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हैं। ये नहीं शासक वो तो मैंने आपको अभी भी कह दिया कि भारत के युवा समझदार है और वो मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐश्वर्य पल्लव। वही तो आपने मेरा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को यहाँ पर आप सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिजूल की बातें करते, साथ ही साथ अपने हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहाँ पर हजरतगंज पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 25 लाख रुपए जालसाजी कर लगाया था चूना। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड से लिया था बीमा क्लेम। बीमा कंपनी की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी ने 25 लाख रुपए जालसाजी कर लगाया था चूना। बीमा कंपनी की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने की कार्रवाई। बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत पर पुलिस से कराई शिनाख्त। घना कोहरा बना फकरपुर बहराइच मार्ग पर हादसा का कारण। अनियंत्रित डंपर की चपेट में आई बाइक सवार 4 लोग। हादसे में एक बच्चे, महिला व 2 पुरुषों की मौत हो गई है। ललही थाना खैरीघाट के निवासी थे सभी मृतक। डंपर चालक को गिरफ्तार किया गया है। मदन कोठी नारायणपुर के पास आपस में भिड़े डंपर और बस। डंपर चालक को गिरफ्तार किया गया। मृतक चंद्र किशोर और सेनू की पहचान हुई। मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर अपडेट। मरने वालों की संख्या 4 से 6 हो गई है। ट्रेन की चपेट में आए 6 लोगों की मौत। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। रेलवे ट्रैक पर पार करते वक्त हुआ था हादसा। चौपन से वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। चुनार रेलवे स्टेशन का मामला। मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर आया अपडेट। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। जौनपुर से खबर, जहां पर धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी गई। खेत में पड़ा मिला युवती का शव। मृतक के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। हत्या करने का आरोप एसपी ने 4 टीमों का किया है गठन। सुजानगंज थाना के सुल्तानपुर का यह पूरा मामला बताया जाए। रात 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम सुल्तानपुर थाना सुजानगंज में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की धान के खेत में गला रेत कर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि मृतका की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते ग्राम नरहरपुर निवासी अमित सरोज द्वारा कर दी गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत कर कुल 4 टीमें घटना के अनुमान एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई। कानपुर से खबर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों में भारी भीड़। बिठूर के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे डीसीपी वेस्ट। बता दें कि डीसीपी वेस्ट के नाव में बैठकर लिया घाटों का जायजा। घाटों की सुरक्षा में लगे पुलिस को दिए दिशा निर्देश। कानपुर से खबर, कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों में भारी भीड़। बिठूर के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे डीसीपी वेस्ट। डीसीपी वेस्ट ने नाव में बैठकर घाटों का जायजा लिया है। घाटों की सुरक्षा में लगे पुलिस को दिए दिशा निर्देश।
और अया से खबर जहां पर देव दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। आज यमुना नदी पर 50,000 दीपों से रोशन होगा घाट। देवकली मंदिर पर भव्य आयोजन किया जाएगा। शाम करीब 5 बजे देव दीपावली पर उमड़ेगी श्रद्धालु की भीड़। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। संजय जी सभी आए हुए, सभी देश और दुनिया से आए हुए हमारे कुलपति जी, लोहनी जी, सभी विद्वानगण, साहित्यकार, कलाकार बंधु, सभी विद्वानों का, सभी अतिथियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड आप सबके पधारने पर, लेखक गांव आने पर, लोक संस्कृति के सभी साधक गणों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव में मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे ज्ञात अज्ञात आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे भाई सुभाष बर्थवाल भी यहाँ पर होंगे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे मुझे अभी। और सभी को मैं नमन करता हूँ जिनके तप से, त्याग से, जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया। लेखक गांव में आकर और मुझे जहाँ पहले भगवान नरसिंह जी का दर्शन आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने और समूचे परिवार के द्वारा वहाँ जाकर हमने प्रार्थना करी। बाद में भगवान धन्वंतरी जी को भी प्रणाम किया, अटल जी को भी नमन किया। और इस गांव में आकर मुझे एक ओजस्वी वक्ता, मूर्धन्य साहित्यकार और देवभूमि उत्तराखंड राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण हो रहा है। स्वर्गीय अटल जी के शब्दों के वो साधक थे। उनकी लेखनी में पर्वतों सी दृढ़ता थी, गंगा सी गहराई थी और हिमालय सी ऊंचाई थी। वे आज हमारे बीच सशरीर होते तो सच में जो डॉक्टर निशंक जी के द्वारा जो यहाँ पर एक अद्भुत प्रयास, एक अभिनव प्रयास, एक ऐसा नवाचार जो सच में दुनिया में पहला है। और लेखक गांव की ये कल्पना का ये साकार रूप, अगर अटल जी जीवित होते तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अटल जी ने ही हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं। भाइयों बहनों, लेखक गांव की यह परिकल्पना केवल एक ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि उन विचारों का प्रतीक है जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को अपने जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य का निर्माण करना सिखाते हैं। इसलिए लेखक गांव में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साहित्य का, संस्कृति का और कला का ये महोत्सव, ये केवल एक समापन सत्र नहीं है, बल्कि एक मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रारंभ हो रहा है और एक नई सृजन यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक गांव मात्र नहीं है, बल्कि विचारों की साधना स्थली है, जहाँ शब्द बीज बनकर अंकुरित होते हैं, जहाँ कला आत्मा को आलोकित करती हैं, जहाँ संस्कृति हमारी पहचान को संवारती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लेखक गांव न केवल अनेक प्रतिभाओं को स्थानीय मंच देगा, बल्कि विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर हमारे राज्य को
एक नई पहचान भी प्रदान कर रहा है। और अभी अभी मुझे आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने बताया कि हमारे जो यूथ फाउंडेशन के जो हमारे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी उनकी शारीरिक दक्षता के लिए, उनके कौशल के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी एक शानदार स्थान यहाँ पर लेखक गांव में उपलब्ध हो पाएगा, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं देंगे, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, वर्षों में लेखक गांव उन विचारों के सृजन का एक तीर्थ स्थान बनेगा, जहां नई पीढ़ी अपने विचारों को आकार देगी, एक नए आविष्कार को जन्म देगी और भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य भी करेगी। मैं इस गांव के योगदान बनाने में, इसके संयोजन में योगदान देने वाले मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मेरे भी मार्गदर्शक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित साहित्यकार, और जिन्होंने जीवन में दृढ़ता और चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, सच में उसकी एक प्रतिमूर्ति कोई है तो डॉक्टर निशंक हैं। और मेरे बड़े भाई, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लेखक गांव की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक ही मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, या मैं कहूं कि एक सेतु बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही हमने विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये मात्र एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ सकें। साहित्यिक धरोहरों से भी वो लगातार उनका परस्पर संबंध बना रहे और उसे आगे बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके विकास में अपना योगदान दें। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में साहित्य का प्रभाव निरंतर जारी रहे, जिससे समाज को समय समय पर मार्गदर्शन सही प्रकार से प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और संस्कृति के साधक गणों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती एवं रजत जयंती पर्व और स्थापना दिवस हमारा जो कि 9 नवंबर को होने जा रहा है। अभी बीच में माननीय राष्ट्रपति जी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को उन्होंने अपना संबोधन दिया था, और 9 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना सानिध्य, अपना उद्बोधन हमारे संपूर्ण प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं आप सभी से भी इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सबको मैं अपनी तरफ से अभी से आमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हों।
और ये स्थान जो हमारा बहुत ही आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ एक एक करके एक एक जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार से पूरे डॉक्टर निशंक जी के संयोजन में अनेक काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ और विस्तार के लिए हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूकॉस्ट है, उनको भी मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि वो इसमें अपना योगदान दें कि इसके विस्तार में अगर किसी प्रकार से भी और योगदान हमारे उन डिपार्टमेंटों का भी हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ कि वो सभी इसके विस्तार में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए, अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ पूरे समय में रहता। डॉक्टर योगेंद्र जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर भट्ट साहब हैं, बेदी साहब हैं, इतने सारे महानुभाव पूरे देश दुनिया से आए हैं। सच में ये समय थोड़ा लग रहा है लेकिन मुझे अनेक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर श्रृंखला लगी हुई है। प्रातःकाल आज हमारा प्रवासी सम्मेलन चल रहा है, मैं उसी कार्यक्रम से सीधे यहाँ आया हूँ और इसके तत्काल बाद अभी हमारे अनेक संत महात्मा, ऐसे कथावाचक, कई सारे लोग, ऐसे महानुभाव, ऐसे महान संतगण, उनका भी एक सूक्ष्म कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद फिर से अभी हमारे जो प्रवासी पूरे देश भर से आए हुए हैं उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सूक्ष्म सी जो आप सबके साथ मेरी भेंट हुई है, इसी को मेरा भाव समझकर मैं आप सबको ये समर्पित अपना भाव करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।